मालकिन, वे जुड़वां मेरे साथ रह रहे हैं, लड़की ने कहा, और सब कुछ बदल गया। प्रिया राजेश अपने पति राजेश का हाथ कसकर पकड़ रही थी। उनके आंसू ग्रेनाइट की समाधि पर गिर रहे थे। 3 साल बीत चुके थे जब उन्होंने अपने जुड़वां बेटों अर्जुन और करण को खो दिया था, लेकिन दर्द पहले दिन की तरह ही तीव्र बना हुआ था। वह हर शुक्रवार को श्मशान घाट आती थी, हमेशा 2 छोटे पीले फूल लेकर, जिन्हें वह सावधानी से कब्र पर रखती थी। तभी उन्होंने अपने पीछे एक पतली और दृढ़ आवाज सुनी, मालकिन, वे जुड़वां मेरे साथ रह रहे हैं। प्रिया डरकर पलटी और लगभग 10 साल की एक लड़की को देखा, जिसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े गंदे थे। वह सीधे समाधि पर लगे फ्रेम वाले फोटो की ओर इशारा कर रही थी। लड़की की त्वचा धूप से झुलसी हुई थी, नंगे पैर मिट्टी से सने थे और उसकी निगाह अपनी उम्र के हिसाब से बहुत गंभीर थी। राजेश ने अपनी लाल आंखें पोंछीं और भ्रम और चिड़चिड़ाहट के मिश्रण के साथ लड़की को देखा। क्या कहा तुमने? बच्ची, वे तुम्हारे साथ कैसे रह रहे हैं? मैंने कहा कि फोटो में दिख रहे ये दोनों बच्चे मेरे घर पर हैं, उसने कब्र के और करीब आते हुए दोहराया। वे अंदर नहीं हैं। नहीं चाचा जी, वे जिंदा हैं और वे मेरे साथ वहां कचरा बस्ती में रहते हैं। प्रिया को अपने पैर ढीले महसूस हुए और उसने अपने पति का सहारा लिया। उनका तर्कसंगत दिमाग कह रहा था कि यह असंभव है, लेकिन उन शब्दों को सुनकर उनके मां के दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। बच्ची, यह एक बहुत क्रूर मजाक है, राजेश ने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा। हमारे बच्चे अब यहां नहीं हैं। मैं मजाक नहीं कर रही हूं चाचा जी, लड़की ने जोर दिया और अपनी जेब से एक पुराना और फटा हुआ सेलफोन निकाला। यहां देखिए, कांपते हाथों से उसने टूटे हुए उपकरण को तब तक चलाया जब तक उसे एक धुंधली तस्वीर नहीं मिल गई। धुंधली छवि में 2 छोटे बच्चों को एक साधारण माहौल में खेलते हुए पहचाना जा सकता था। उनके कपड़े साफ थे लेकिन साधारण थे। प्रिया ने बच्ची के हाथों से फोन छीन लिया और अपनी कमजोर आंखों के पास स्क्रीन ले आई। दिल तेजी से धड़का जब उन्होंने फोटो में चेहरों में परिचित विशेषताएं पहचानी। राजेश, देखो, यह उनके चेहरे का आकार एक जैसा है, आंखों का रंग भी वही है। उन्होंने कांपते हुए फुसफुसाया। प्रिया, ऐसी खराब फोटो में कोई भी बच्चा दूसरे जैसा दिख सकता है, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज में एक संदेह था जिसे वह छिपा नहीं सके। लड़की ने जोड़े के संकोच को भांप लिया और बोलती रही, छोटे वाले के सीने पर एक जन्म का निशान है जो एक तारे जैसा दिखता है, और वे दोनों हमेशा एक दूसरे से चिपक कर सोते हैं, एक दूसरे को गले लगाकर। उसने दोनों वयस्कों की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए कहा। प्रिया ने एक दबी हुई चीख निकाली। केवल वह और राजेश ही अर्जुन के जन्म के निशान के बारे में जानते थे, और जुड़वां बच्चों के एक दूसरे को गले लगाकर सोने की आदत ऐसी चीज थी जिसके बारे में उन्होंने परिवार के बाहर कभी किसी से बात नहीं की थी। कैसे? तुम्हें यह कैसे पता? प्रिया ने पूछा, खुद को बेहोशी के कगार पर महसूस करते हुए। क्योंकि मैं 6 महीने से उनकी देखभाल कर रही हूं, लड़की ने सहजता से जवाब दिया। वे वहां मेरे घर पर रोते हुए आए थे और बिना रुके मां पिताजी चिल्ला रहे थे। शुरुआत में मुश्किल था, लेकिन अब वे मेरी बात अच्छे से मानते हैं। राजेश ने अपनी पत्नी को और करीब खींच लिया, उस असंभव जानकारी को संसाधित करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? अंजलि। और बच्चे मुझे अंजू दीदी कहते हैं। वे अब 3 साल के हैं, है ना? वे बहुत सारी बातें करते हैं और खुद सिखाते हैं। प्रिया को अपने बेटों की सही उम्र सुनकर दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। अगर वे जिंदा होते तो वास्तव में इस समय ठीक 3 साल के होते। अंजलि, तुम्हें वे बच्चे ठीक कहाँ मिले? राजेश ने भावनाओं के बवंडर के बावजूद वस्तुनिष्ठता बनाए रखने की कोशिश करते हुए पूछा। बस अड्डे के पास छोड़े गए ट्रक में, उसने अपने नंगे पैर हिलाते हुए जवाब दिया। वे अकेले थे, भूखे थे और बहुत डरे हुए थे। कोई उन्हें खोजने नहीं आया, तो मैं उन्हें घर ले आई। राजेश और प्रिया ने एक अर्थपूर्ण नजर का आदान प्रदान किया। 3 साल पहले जब जुड़वां बच्चे गायब हुए थे तो ठीक उसी इलाके में एक छोड़े गए ट्रक की रिपोर्टें थीं, लेकिन कोई भी जांच निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंची थी। अंजलि, क्या तुम हमें उन बच्चों को दिखाने ले जा सकती हो? प्रिया ने अपनी आवाज को टूटने से रोकते हुए पूछा। लड़की अविश्वास के साथ कुछ कदम पीछे हट गई। क्या आप पुलिस को बुलाएंगे? नहीं, हम किसी को नहीं बुलाएंगे, राजेश ने आश्वासन दिया। हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि क्या वे वास्तव में हमारे बच्चे हैं, और अगर वे सचमुच आपके बच्चे हैं तो क्या आप उन्हें ले जाएंगे और मुझे अकेला छोड़ देंगे? अंजलि ने पूछा, अपनी स्पष्ट बहादुरी के पीछे एक गहरे डर को उजागर करते हुए। प्रिया लड़की की ऊंचाई तक घुटनों के बल बैठ गई, धीरे से उसके छोटे कंधों को पकड़ते हुए। अंजलि, अगर वे सचमुच हमारे बच्चे हैं
तो तुमने उनकी जान बचाई है। हम इसके बाद तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकते। लड़की ने कुछ सेकंड के लिए प्रिया के सच्चे चेहरे का अध्ययन किया, इससे पहले कि वह अनिच्छा से सिर हिलाए। ठीक है, लेकिन वादा कीजिए कि आप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और न ही मुझे बीच में छोड़ेंगे। हम वादा करते हैं, राजेश ने कहा, अपनी आवाज में अपनी ही दृढ़ता से हैरान थे। कचरा बस्ती तक का सफर एक भरी हुई लोकल बस में 40 मिनट लगा। रास्ते में अंजलि ने जुड़वां बच्चों की देखभाल करने के बारे में और अधिक विवरण बताए। वह दिन में डिब्बे और कार्डबोर्ड इकट्ठा करने का काम करती थी, जबकि एक बूढ़ी पड़ोसी बच्चों पर नजर रखती थी। रात में वह हमेशा कुछ खाना लेकर लौटती थी, जिसे वह खरीद पाती थी या जो उसे दिया जाता था। और तुम उन्हें नहलाती कैसे हो, कपड़े कैसे बदलती हो? प्रिया ने लड़की की जिम्मेदारी से प्रभावित होकर पूछा। शांति काकी ने मुझे सिखाया। वह 12 की हैं और बच्चों के बारे में सब जानती हैं। जब वे अभी भी बहुत छोटे थे तो उन्होंने ही शुरू में मुझे दूध की बोतल तैयार करने में मदद की थी। राजेश ने परिदृश्य को धीरे धीरे बाहरी इलाके में बदलते हुए देखा। सादे घर, कच्ची सड़कें और एक मेहनती समुदाय की विशिष्ट हलचल बस की खिड़की से दिखाई दे रही थी। अंजलि, क्या तुम्हारे और रिश्तेदार हैं? उन्होंने पूछा। केवल मेरी दादी, लेकिन वह बहुत बीमार हैं, इसलिए मुझे उनके लिए दवा और हम सबके लिए खाना खरीदने के लिए काम करना पड़ता है। लड़की ने अपनी आवाज में आत्मदया का एक अंश भी रखे बिना जवाब दिया। जब वे बस से उतरे तो प्रिया को चिंता और उम्मीद से अपने पैर कांपते हुए महसूस हो रहे थे। अंजलि की झोंपड़ी की ओर हर कदम आशा और एक नई निराशा के डर के बीच उनकी घबराहट को बढ़ा रहा था। घर लकड़ी और तिरपाल का एक साधारण निर्माण था, लेकिन स्पष्ट देखभाल के साथ रखा गया था। सामने रंगीन डिब्बों के साथ एक छोटा सा अस्थायी बगीचा था, जो कुछ पौधों के लिए गमलों का काम कर रहा था। अर्जुन, करण, अंजलि ने दरवाजे के पास पहुंचते ही चिल्लाया, तुम्हारी दीदी वापस आ गई है। राजेश को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई जब उन्होंने अपने बेटों के नाम लड़की के मुंह से सुने। घर के अंदर से 2 छोटे बच्चे दौड़ते हुए दिखाई दिए। प्रिया ने एक भावनात्मक पर चीख को दबाते हुए अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। वे वही थे, बिना किसी संदेह के। वे उनके बेटे थे। जुड़वां बच्चे बड़े हो गए थे। वे ऊंचे थे और उनके चेहरे अधिक परिभाषित थे, लेकिन उन्होंने उन अचूक विशेषताओं को बनाए रखा था जिन्हें वह अपनी स्मृति और दिल में संजोए हुए थीं। अर्जुन, जो हमेशा अधिक बहिर्मुखी था, अंजलि के पास पहुंचने वाला पहला था, उसके पैरों को गले लगा रहा था। करण, अधिक आरक्षित, थोड़ा पीछे रहा, अपरिचित वयस्कों को जिज्ञासा और संदेह के मिश्रण के साथ देख रहा था। ये कौन है? अंजू दीदी, अर्जुन ने प्रिया और राजेश की ओर इशारा करते हुए पूछा। अंजलि ने स्थिति को समझाने के लिए मौन अनुमति मांगते हुए जोड़े को देखा। ये कुछ दोस्त हैं जो तुमसे मिलने आए हैं, उसने कहा, फिलहाल अधिक जटिल स्पष्टीकरणों से बचते हुए। प्रिया धीरे से घुटनों के बल बैठ गई। डर रही थी कि कहीं वह उन बच्चों को डरा न दे जिन्हें उसने अपने गर्भ में पाला था और जीवन के पहले महीनों में स्तनपान कराया था। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने फुसफुसाया। उनके आंसू स्वतंत्र रूप से बह रहे थे। करण, जो सबसे शर्मीला था, पूरी तरह से अंजलि के पीछे छिप गया, जबकि अर्जुन एक सतर्क लेकिन जिज्ञासु दूरी बनाए रखा। राजेश, एक व्यावहारिक व्यक्ति, को भी आंसू आ गए थे। उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े दर्द के सामने खुद को असहाय महसूस किया। अंजलि ने हस्तक्षेप किया, जैसे एक अनुभवी मां। अर्जुन, करण, ये अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, उन्हें एक गाना सुनाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया था। जुड़वां बच्चों ने एक साथ गाना शुरू कर दिया। उनकी छोटी आवाजें उस साधारण घर में गूंज रही थीं। प्रिया और राजेश ने अपने बच्चों की आवाजें सुनी, जो एक अलग जीवन में एक अलग जगह पर थीं, और उन्हें लगा जैसे वे एक ही समय में 3 साल के दुहक और 3 साल की खुशी का अनुभव कर रहे थे। 1 घंटे बाद, जब बच्चे अपने खेलने में व्यस्त थे, राजेश ने अंजलि से उस दिन के बारे में पूछा जब उन्हें छोड़ा गया था। क्या तुम्हें याद है कि वे लोग कैसे दिखते थे जिन्होंने तुम्हें बच्चों के साथ ट्रक में छोड़ दिया था? हाँ, अंजलि ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। वे बहुत अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए 2 लोग थे जो एक काली गाड़ी से उतरे थे, एक बूढ़ी मालकिन और एक सूट पहने हुए आदमी। उन्होंने बच्चों को ट्रक में चढ़ाया और तेजी से चले गए। वर्णन ने राजेश और प्रिया के बीच संदेह से भरी एक नजर का आदान प्रदान किया। प्रिया की सास हमेशा महंगे कपड़े पहनती थीं और उनके पास एक निजी ड्राइवर था जो एक काली गाड़ी चलाता था। अंजलि, क्या तुम्हें वे लोग याद रहेंगे अगर तुम उन्हें फिर से देखो? प्रिया ने अपने सीने में बढ़ रहे गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए पूछा। हाँ, मुझे याद है।
मालकिन के बाल सफेद थे और अच्छी तरह से संवारे हुए थे और उनके पास एक बहुत महंगा बैग था। आदमी लंबा और पतला था। लड़की ने जवाब दिया, उस व्यक्ति की तेज याददाश्त के साथ जिसे जीवित रहने के लिए विवरणों का निरीक्षण करना सीखना पड़ा था। राजेश को पेट में ठंडक महसूस हुई जब उन्होंने महसूस किया कि वर्णन उनकी सास सरला देवी और उनके ड्राइवर गोपाल से पूरी तरह मेल खाता है। प्रिया, हमें अकेले में बात करनी होगी, उन्होंने अपनी पत्नी के कान में फुसफुसाया। वे छोटे आंगन की ओर चले गए जहां राजेश ने जुड़वां बच्चों के गायब होने में अपनी सास की भागीदारी पर अपना संदेह व्यक्त किया। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी मां ऐसा कुछ करने में सक्षम होगी? प्रिया ने अविश्वास से पूछा। क्या तुम्हें याद है कि वह कैसे जोर देती थी कि तुम्हें बच्चों के खोने के दर्द से जल्दी उबरना चाहिए? वह हमेशा कैसे कहती थी कि और खोजने के बजाय आगे बढ़ना बेहतर है। राजेश उन संदेहों को सूचीबद्ध कर रहे थे जो जमा हो रहे थे, और उस समय तुम प्रसवोत्तर अवसाद के कारण बहुत कमजोर थी। उनकी पहुंच सभी दस्तावेजों और फैसलों तक थी। प्रिया को यह महसूस होने पर मतली महसूस हुई कि पहेली के टुकड़े एक साथ बैठने लगे हैं। उनकी मां ने वास्तव में अवसाद के सबसे कठिन महीनों के दौरान, यहां तक कि बच्चों से संबंधित मामलों पर भी, उनके फैसलों का कुल नियंत्रण ले लिया था। लेकिन वह ऐसा क्यों करेगी? प्रिया ने अभी भी विचार का विरोध करते हुए पूछा। क्या तुम्हें याद है कि वह हमेशा कैसे कहती थी कि जुड़वां बच्चे बहुत परेशानी देंगे, कि तुम एक ही समय में 2 बच्चों को पालने के लिए तैयार नहीं थी? राजेश ने यादों को जोड़ना जारी रखा और उनके हमेशा सिविल रजिस्टरों, सरकारी कार्यालयों में संपर्क रहे हैं। विश्वासघात की समझ प्रिया के पेट में एक मुक्के की तरह थी। वे सभी बार जब उनकी मां ने खोज को हतोत्साहित किया था, वे सभी बार जब उन्होंने यह स्वीकार करने का सुझाव दिया था कि बच्चे एक बेहतर जगह पर थे, अब एक भयावह और गणनात्मक अर्थ ले रहे थे। वे घर के अंदर वापस आ गए जहां उन्हें जुड़वां बच्चे पहले से ही सोए हुए मिले, एक दूसरे को गले लगाए हुए, ठीक वैसे ही जैसे अंजलि ने वर्णन किया था। लड़की यह सुनिश्चित करते हुए कि वे आरामदायक थे, उन्हें ठीक से ढकने का ध्यान रख रही थी। अंजलि, हम कल फिर से यहां आना चाहते हैं, क्या यह हो सकता है? प्रिया ने पूछा। बेशक, लेकिन आप उन्हें अभी ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना? उसने स्पष्ट चिंता के साथ पूछा। हम कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करेंगे, राजेश ने आश्वासन दिया। पहले हमें अच्छी तरह से समझना होगा कि क्या हुआ और इसे हम सभी के लिए सबसे अच्छे तरीके से कैसे हल किया जाए। रात की कम भीड़ वाली बस में घर लौटते समय राजेश और प्रिया ने अपनी सास की भागीदारी की जांच करने और बच्चों को बिना ट्रॉमेटाइज किए धीरे धीरे उनके करीब आने की योजना बनाई। राजेश, अगर मेरी मां ने वास्तव में वही किया जो हम सोच रहे हैं तो मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, प्रिया ने गुस्से के आंसू पोंछते हुए कहा। पहले हम निश्चित होंगे, फिर हम तय करेंगे कि क्या करना है, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानते थे कि वह अगले दिन सरला देवी का सामना करेंगे। अगली सुबह राजेश ने काम से छुट्टी ली और सीधे अपनी सास के शानदार अपार्टमेंट में गए। सरला देवी ने उनका स्वागत जबरन कॉर्डियलिटी और छिपी हुई श्रेष्ठता के अपने सामान्य मिश्रण के साथ किया। क्या सरप्राइज है राजेश, तुम्हें यहां इतनी सुबह क्या लाया? हमें अर्जुन और करण मिल गए हैं, उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा। उनकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए सरला देवी स्पष्ट रूप से पीली पड़ गईं, इससे पहले कि वह खुद को संभालने की कोशिश करें। क्या मतलब है कि वे मिल गए? राजेश, तुम जानते हो कि यह असंभव है। तुम्हें यह कल्पना बंद करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। वे जिंदा हैं, सरला देवी। एक सड़क की बच्ची को वे 6 महीने पहले एक वैन में छोड़े हुए मिले थे। राजेश ने जारी रखा, यह देखते हुए कि उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। यह हास्यास्पद है। कोई भी बच्चा दूसरे जैसा दिख सकता है, उन्होंने हकलाया, लेकिन उनकी आवाज ने अपनी सारी दृढ़ता खो दी थी। बच्ची ने पूरी तरह से वर्णन किया कि उन्हें वहां किसने छोड़ा। सफेद बालों वाली, महंगे बैग वाली, एक अच्छी तरह से कपड़े पहने हुई महिला जिसके साथ एक लंबा और पतला ड्राइवर था। राजेश ने हर शब्द धीरे धीरे कहा, अपनी सास की आंखों में डर को बढ़ते हुए देखते हुए। सरला देवी अचानक सोफे से उठी, घबराए हुए कदमों से खिड़की की ओर चली गईं। राजेश, तुम स्थिति को वैसे नहीं समझते जैसी वह वास्तव में थी, तो मुझे समझाओ, उन्होंने अंदर उबल रहे गुस्से के बावजूद अपनी आवाज को नियंत्रित रखते हुए मांग की। सरला देवी को पलटने और राजेश का सामना करने में लंबे मिनट लगे। प्रिया बहुत बीमार थी, उसका अवसाद हर दिन बिगड़ रहा था और तुम हर समय काम करते थे। उन बच्चों को पर्याप्त देखभाल नहीं मिल रही थी, इससे तुम्हें हमारे लिए फैसला करने का अधिकार नहीं मिला। राजेश ने ठंडेपन से जवाब दिया, मैंने वही किया जो सबके लिए सबसे अच्छा था, उन्होंने विस्फोट किया, अंततः अपनी असली प्रकृति को प्रकट करते हुए। मुझे एक अमीर परिवार मिला
जो जुड़वांव बच्चों को गोद लेना चाहता था। उन्हें वह अच्छा जीवन मिलेगा जो तुम कभी नहीं दे सकते थे। राजेश ने इतना तीव्र गुस्सा महसूस किया कि उन्हें कुर्सी की पीठ को पकड़ना पड़ा ताकि वह ऐसा कुछ न कर दें जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़े। तुम्हें दस्तावेजा कैसे मिले? तुमने प्रिया के प्राधिकरण को कैसे जाली बनाया? सरला देवी ने पहली बार शर्मिंदगी से नीचे देखा। मैं संबंधित निकायों में लोगों को जानती हूं। प्रिया इतनी ज्यादा दवाइयों पर थी कि उसने यह भी ध्यान नहीं दिया कि वह क्या हस्ताक्षर कर रही थी। चिकित्सा दस्तावेजों के बीच कुछ अतिरिक्त कागजात शामिल करना आसान था। और क्या गलत हुआ? बच्चे क्यों छोड़ दिए गए? राजेश ने जानना चाहा। गोद लेने वाला परिवार आखिरी मिनट में बदल गया। उन्होंने कहा कि वे जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थे। गोपाल को बच्चों को एक अनाथालय ले जाना चाहिए था, लेकिन वह हिचकिचाया। लेकिन क्या? सरला देवी, हम घबरा गए। अगर वे एक आधिकारिक अनाथालय में जाते तो जांच होती, कागजों का पता चलता। गोपाल ने उन्हें ऐसी जगह छोड़ने का सुझाव दिया जहां कोई उन्हें जल्दी से ढूंढ लेता और उनकी देखभाल करता। राजेश को हर फैसले के पीछे की गणनात्मक ठंडक से घृणा महसूस हुई। क्या तुमने अपने ही पोते पोतियों को सड़क पर रहने की बात करता के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि तुम्हें खुद को बचाने की चिंता थी? मैंने सोचा कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति उन्हें ढूंढ लेगा और उनकी ठीक से देखभाल करेगा। उन्होंने खुद को सही ठहराने की कोशिश की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बच्ची ने वह किया जो तुम्हें शुरू से करना चाहिए था। राजेश ने उन्हें टोका। उसने प्यार और समर्पण के साथ उनकी देखभाल की। राजेश, तुम्हें समझने की जरूरत है कि मैं सिर्फ सबके लिए सबसे अच्छा चाहती थी। प्रिया तबाह हो चुकी थी। तुम ओवरलोडेड थे। सबसे अच्छा होता कि तुम बच्चों की देखभाल में हमारी मदद करती, उन्हें चुरा नहीं लेती। उन्होंने चिल्लाया। अंततः नियंत्रण खो दिया। सरला देवी भारीपन से बैठ गईं। कुछ ही मिनटों में 10 साल बूढ़ी लग रही थीं। मुझे नहीं पता था कि उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया गया था। गोपाल ने मुझे बताया था कि उन्हें एक अच्छा परिवार मिल गया है। गोपाल अब कहाँ है? राजेश ने पूछा। वह कुछ ही देर बाद शहर से चला गया। उसने कहा कि वह अब और स्थिति में शामिल नहीं होना चाहता। उन्होंने फुसफुसाया। राजेश समझ गए कि उनके पास सभी आवश्यक जानकारी थी। अब उन्हें यह तय करना था कि प्रिया को इस प्रक्रिया में पूरी तरह से नष्ट किए बिना कैसे आगे बढ़ना है। सरला देवी, आप इस स्थिति को ठीक करेंगी। आप बच्चों की कानूनी हिरासत वापस पाने में हमारी मदद करेंगी और आप अपने कार्यों के सभी परिणामों का सामना करेंगी। और अगर मैं सहयोग नहीं करती? उन्होंने पूछा। अभी भी कुछ नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। तो मैं इस मामले को न्यायपालिका के पास ले जाऊंगा और सार्वजनिक रूप से वह सब कुछ उजागर कर दूंगा जो तुमने किया है। राजेश ने दृढ़ता से जवाब दिया। तुम चुनती हो, परिवार के भीतर स्थिति को ठीक करो या कानूनी परिणामों का सामना करो। सरला देवी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। जीवन में पहली बार हार मान ली। राजेश रहस्योद्घाटन के बोझ को लेकर घर लौटे। प्रिया को सच्चाई बताने का मतलब था कि उनका अपनी मां के साथ रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह जानने का अधिकार था कि क्या हुआ था। प्रिया रसोई में थी, जो उन्होंने उस सुबह जबरदस्ती खरीदे थे। बच्चों के कपड़ों से भरा एक सूटकेस तैयार कर रही थी। मेरी मां के साथ कैसी रही? उन्होंने कपड़ों से नजरें उठाए बिना पूछा। राजेश उनके बगल में बैठ गए, उनके हाथ पकड़े और पूरी सच्चाई शब्द दर शब्द बताई। उन्होंने अपनी पत्नी को शोक के सभी चरणों से गुजरते हुए देखा। इनकार, क्रोध, मूलभाव, अवसाद और अंत में एक ठंडी दृढ़ता जो उन्होंने उनमें कभी नहीं देखी थी। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सामना करना चाहती हूं, प्रिया ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा। क्या तुम सुनिश्चित हो? हाँ, और मैं चाहती हूं कि अंजलि भी मौजूद हो। वह उस व्यक्ति का चेहरा देखने की हकदार है जिसने लगभग उसकी और मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी थी। अगले दिन असामान्य तिकड़ी सरला देवी के अपार्टमेंट की ओर चल पड़ी। राजेश चुपचाप गाड़ी चला रहे थे। प्रिया चिंता को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी और अंजलि विशेष कॉलोनी की शानदार इमारतों को ध्यान से देख रही थी। यहाँ वह औरत रहती है जिसने बच्चों को छोड़ दिया था? अंजलि ने पूछा जब वे इमारत के सामने रुके। हाँ, प्रिया ने जवाब दिया। अंजलि, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है अगर तुम नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि वह देखे कि बच्चों की देखभाल उसके बावजूद अच्छे से की गई थी। लड़की ने एक प्रभावशाली परिपक्वता के साथ जवाब दिया। सरला देवी ने दरवाजा खोला, यह जानते हुए कि उनका क्या इंतजार कर रहा था। अंजलि को देखकर उनका चेहरा अपराधबोध और आश्चर्य के मिश्रण में सिकुड़ गया। मां, मैं चाहती हूं कि तुम इस लड़की को अच्छी तरह से देखो, प्रिया ने नियंत्रित लेकिन भावना से भरी आवाज में कहा। वह 10 साल की है और उसने वह किया जो तुम्हें करना चाहिए था।
उसने तुम्हारे पोते पोतियों की देखभाल प्यार से की। प्रिया, मुझे समझाने दो। नहीं, प्रिया ने उन्हें टोका। तुम सुनोगी? अंजलि, उन्हें बताओ कि तुमने मेरे बच्चों की देखभाल कैसे की। अंजलि ने सीधे सरला देवी की आंखों में देखा, स्पष्ट सामाजिक अंतर के बावजूद बिना डरे। मुझे वे रोते हुए और भूखे मिले थे। तब से मैं हर दिन खाने, दवाइयों और डायपर खरीदने के लिए पुनर्चक्रण योग्य सामग्री इकट्ठा करने का काम करती हूँ। मैं उन्हें दांत ब्रश करना, नहाना, नए शब्द बोलना सिखाती हूँ। जब उन्हें बुरे सपने आते हैं तो मैं जागकर उन्हें सहलाती हूँ जब तक वे वापस सो नहीं जाते। सरला देवी लड़की से नजरें नहीं मिला पा रही थीं। शर्म उन पर एक पहाड़ की तरह भारी पड़ रही थी। और क्या? अंजलि ने जारी रखा। वे खुश बच्चे हैं, वे हंसते हैं, खेलते हैं, वे मेरे कामों में मदद करते हैं। उन्हें नहीं पता कि आपने उनसे छुटकारा पाने की कोशिश की, क्योंकि मैंने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें पहले दिन से ही प्यार महसूस हो। प्रिया को उस बहादुर लड़की पर अपार गर्व महसूस हुआ जिसने उनके बच्चों को बचाया था। माँ, तुम यह करोगी? प्रिया ने एक अधिकार के साथ कहा जिसने राजेश को भी हैरान कर दिया। तुम मेरे बच्चों की स्थिति को नियमित करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों का प्रबंधन करोगी। तुम आवश्यक कानूनी और चिकित्सा लागतों को कवर करोगी और तुम फिर कभी मेरे परिवार में हस्तक्षेप नहीं करोगी। प्रिया, कृपया, मैं तुम्हारी माँ हूं। एक माँ अपनी ही बेटी के पोते पोतियों को नहीं चुराती। प्रिया ने पलटवार किया। एक माँ झूठ नहीं बोलती और तब हेरफेर नहीं करती जब उसकी बेटी कमजोर होती है। तुमने अपना फैसला 3 साल पहले लिया था, अब परिणामों का सामना करो। सरला देवी ने अंजलि के पास आने की कोशिश की, शायद अपने अपराध बोध को कम करने के लिए, कुछ मानवीय संबंध स्थापित करने के प्रयास में। बच्ची, तुमने उनकी देखभाल अच्छे से की। अंजलि एक कदम पीछे हट गई, दूरी बनाए रखी। मैंने कुछ असाधारण नहीं किया। दिल वाला कोई भी व्यक्ति वही करेगा। अंतर यह है कि जब चीजें मुश्किल हुईं तो मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। लड़की की आवाज में ठंडक ने सरला देवी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, अंततः यह समझते हुए कि उन्होंने क्या किया था। अगले दिन तीव्र और भावनात्मक रूप से थका देने वाले थे। राजेश और प्रिया को अपने बेटों की स्थिति को कानूनी रूप से नियमित करने के लिए नौकरशाही के माध्यम से नेविगेट करना पड़ा, जबकि साथ ही वे उन बच्चों के करीब आने के लिए काम कर रहे थे जो उन्हें अब नहीं पहचानते थे। अंजलि माता पिता और जुड़वां बच्चों के बीच भावनात्मक सेतु बन गई। वह बच्चों को सरल और स्नेही शब्दों में समझाती थी कि राजेश और प्रिया विशेष लोग थे जो उनसे बहुत प्यार करते थे। अर्जुन, करण, तुम जानते हो कि अंजू दीदी तुम्हें बहुत प्यार करती है ना? उसने एक दोपहर कहा जब वे चारों छोटे आंगन में खेल रहे थे। हम जानते हैं, जुड़वां बच्चों ने एक साथ जवाब दिया। तो तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि राजेश अंकल और प्रिया आंटी भी तुमसे प्यार करते हैं। जब तुम बहुत छोटे बच्चे थे तो उन्होंने तुम्हारी देखभाल की थी। करण, जो हमेशा अधिक ऑब्जर्वेंट था, ने पूछा, उन्होंने हमारी देखभाल कैसे की अगर हम हमेशा यहाँ रहे हैं? अंजलि ने इतनी जटिल स्थिति को इतनी कम उम्र के दिमाग के लिए समझाने में मदद के लिए प्रिया की ओर देखा। कभी कभी परिवार थोड़े समय के लिए अलग हो जाते हैं, लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होता। प्रिया ने बच्चों की ऊंचाई तक घुटनों के बल बैठते हुए कहा, तुम अंजू के साथ रहने से पहले हमारे साथ रहते थे और अब हम फिर से मिल गए हैं। अर्जुन, हमेशा अधिक सीधा, ने पूछा, क्या आप हमें अंजू दीदी से दूर ले जाएंगे? वह सवाल जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था, अंततः पूछा गया था। राजेश और प्रिया ने जवाब देने से पहले एक दूसरे को देखा। हम चाहते हैं कि हम एक बड़ा परिवार बने, राजेश ने कहा। तुम, अंजू, हम सब एक साथ। क्या अंजू भी हमारे घर पर रहेगी? करण ने उम्मीद से पूछा। अगर वह चाहती है, प्रिया ने प्यार से उस लड़की को देखते हुए जवाब दिया जो एक देखभाल करने वाली से कहीं ज्यादा बन गई थी। अंजलि को पहली बार उनकी मुलाकात के बाद से आंखों में आंसू महसूस हुए। क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं? अंजलि, तुमने हमारे बच्चों को बचाया, तुम अब इस परिवार का हिस्सा हो। अगर तुम स्वीकार करती हो, प्रिया ने ईमानदारी से कहा। अनुकूलन किसी के लिए भी आसान नहीं था। राजेश और प्रिया ने अस्थायी रूप से कचरा बस्ती समुदाय में एक बड़ा घर किराए पर लिया ताकि बच्चों के लिए परिवर्तन कम दर्दनाक हो। पहले दिन चुनौतियों से भरे थे। जुड़वां बच्चे घर के अंदर बाथरूम, नल में गर्म पानी और जितने खिलौने वे इस्तेमाल कर सकते थे उससे ज्यादा देखकर हैरान थे। अंजलि अपर्याप्तता की भावनाओं से जूझ रही थी, यह सोचकर कि वह इतनी सुख सुविधाओं की हकदार नहीं है। अंजलि, तुम जब चाहो बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हो, प्रिया ने एक सुबह कहा, यह देखते हुए कि लड़की अभी भी हर चीज के लिए अनुमति मांगती थी। यह है कि मेरा अपना बाथरूम कभी नहीं रहा, उसने कबूल किया। मुझे हमेशा शांति काकी या पड़ोसी का इस्तेमाल करना पड़ता था।
प्रिया को उस बहादुर बच्ची द्वारा सामना की गई कठिनाइयों की कल्पना करके दिल टूट गया। अब तुम्हारे पास है और तुम्हारे पास अपना कमरा है, साफ कपड़े हैं, फ्रिज में खाना है, वह सब तुम्हारा भी है। धीरे धीरे जुड़वां बच्चों ने राजेश और प्रिया को अधिकार और स्नेह के आंकड़े के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। जब वे घायल होते थे या डर जाते थे तो वे अभी भी पहले अंजलि की ओर दौड़ते थे, लेकिन उन्होंने अपने जैविक माता पिता को अपने खेल और दिनचर्या में शामिल करना शुरू कर दिया। निर्णायक क्षण एक रात आया जब करण को एक बुरा सपना आया। वह रोते हुए जागा और सहज रूप से बुलाया, माँ माँ। प्रिया कमरे में दौड़ी और अंजलि को वहां बच्चे को दिलासा देते हुए पाया, लेकिन जब करण ने उन्हें देखा तो उसने अपनी छोटी बाहें उनकी ओर बढ़ाईं। माँ, मैंने सपना देखा कि कुछ बुरे लोग अंजू दीदी को ले जाना चाहते थे। वह सिसका। प्रिया ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। 3 साल में पहली बार अपने बेटे का आरामदायक वजन अपनी छाती के खिलाफ महसूस किया। कोई अंजू को तुमसे दूर नहीं ले जाएगा, उन्होंने फुसफुसाया। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। राजेश शोर से जाग गए और उन्होंने उस दृश्य को पाया जिसका उन्होंने कई बार सपना देखा था। उनकी पत्नी रात के बीच में उनके बेटे को दिलासा दे रही थी। अंजलि बाहर महसूस करने के बजाय परिवार को फिर से जुड़ते हुए देखकर संतुष्टि से मुस्कुराई। करण, क्या तुम चाहते हो कि पापा तुम्हारे लिए गर्म चॉकलेट बनाएं? राजेश ने पेश किया। बच्चे ने उन्हें देखा और सिर हिलाया। पहली बार सचेत रूप से पापा शब्द का इस्तेमाल किया। उस रात से चीजें अधिक स्वाभाविक रूप से बहने लगीं। जुड़वां बच्चों ने राजेश और प्रिया को माँ और पापा कहना शुरू कर दिया, लेकिन अंजलि को अंजू दीदी के रूप में बनाए रखा। एक स्नेही पदानुक्रम स्थापित किया जिसने उनके जीवन में उनकी भूमिका का सम्मान किया। शांति काकी, वह बूढ़ी पड़ोसी जिसने अंजलि को बच्चों की देखभाल में मदद की थी, को विस्तारित परिवार में शामिल किया गया था। प्रिया ने शांति काकी के चिकित्सा उपचार का भुगतान करने पर जोर दिया, जुड़वां बच्चों को स्वस्थ रखने में उनके मौलिक योगदान को पहचानते हुए। प्रिय श्रोता, यदि आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करना न भूलें और सबसे महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमें, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, बहुत मदद करता है। जारी रखते हुए पुनर्मिलन के 6 महीने बाद परिवार ने अपनी पहली बड़ी परीक्षा का सामना किया। अंजलि को निमोनिया हो गया, जो वर्षों के कुपोषण और ठंड और नमी के संपर्क में रहने का परिणाम था। जब उन्होंने अंजलि को अस्पताल ले जाते देखा तो जुड़वां बच्चे उदास हो गए। अंजू दीदी घर पर क्यों नहीं रह सकती? अर्जुन ने रोते हुए पूछा। क्योंकि उसे विशेष दवाइयां चाहिए जो केवल अस्पताल में मिलती हैं, प्रिया ने अपनी खुद की पीड़ा को छिपाते हुए समझाया। 5 दिनों के दौरान जब अंजलि अस्पताल में थी, राजेश और प्रिया को जुड़वां बच्चों की देखभाल पूरी तरह से संभालनी पड़ी। यह एक तीव्र परीक्षण की अवधि थी, लेकिन निश्चित रूप से करीब आने की भी। करण विशेष रूप से लगातार प्रिया को कहानियां पढ़ने और उसे वैसे ही प्यार करने के लिए कहता था जैसे अंजलि करती थी। अर्जुन राजेश से जुड़ गया, सभी कामों में मदद करना चाहता था और उनके हाव भाव की नकल करता था। जब अंजलि आखिरकार अस्पताल से वापस आई, कमजोर लेकिन ठीक हो गई, तो उसने एक और भी एकजुट परिवार पाया, अंजू दीदी। माँ ने हमें हर दिन कहानियां सुनाई, करण ने अपनी गर्दन से चिपके हुए बताया, और पापा ने हमें सैंडविच बनाना सिखाया, अर्जुन ने पूरा किया। अंजलि ने कृतज्ञता और एक नए प्रकार के सम्मान के साथ राजेश और प्रिया को देखा। आपने हमारे बच्चों की अच्छे से देखभाल की, उसने पहली बार सचेत रूप से हमारे शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा। हम एक परिवार हैं अंजलि, हम एक दूसरे की देखभाल करते हैं, प्रिया ने जवाब दिया। बच्चों की स्थिति को नियमित करने की कानूनी प्रक्रिया में लगभग 1 साल लग गया। सरला देवी ने अपना वादा निभाया, सभी आवश्यक दस्तावेज प्रदान किए और लागतों को कवर किया, लेकिन प्रिया के साथ रिश्ता निश्चित रूप से नष्ट हो गया था। अंतिम सुनवाई में से एक के दौरान न्यायाधीश ने सीधे जुड़वां बच्चों से पूछा कि वे कहाँ रहना चाहते हैं, माँ, पापा और अंजू दीदी के साथ। अर्जुन ने बिना किसी संदेह के जवाब दिया, बड़े घर में सब एक साथ। करण ने पूरा किया। न्यायाधीश, एक अनुभवी व्यक्ति जिसने कई जटिल मामले देखे थे, इतने वास्तविक पारिवारिक पुनर्मिलन को देखकर मुस्कुराया। और तुम अंजलि, उन्होंने पूछा, क्या तुम आधिकारिक तौर पर राजेश और प्रिया द्वारा गोद ली जाना स्वीकार करती हो? अंजलि ने उस परिवार को देखा जो इतने असंभव तरीके से बना था। मैं स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं बच्चों की बड़ी बहन बने रहना चाहती हूं। बेशक, प्रिया ने आश्वासन दिया, तुम हमेशा बड़ी बहन रहोगी और सबसे बहादुर भी। मध्यम वर्ग के जीवन के लिए अनुकूलन परिवार के हर सदस्य के लिए अद्वितीय चुनौतियां लाया। अंजलि को घरेलू उपकरणों का उपयोग करना, निजी स्कूल में पढ़ना, उन लोगों के साथ रहना सीखना पड़ा
जिन्होंने कभी आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं किया था। कई बार वह अजीब और अपर्याप्त महसूस करती थी। प्रिया, दूसरे बच्चों की माएं मुझे अजीब तरह से देखती हैं। उसने एक शाम स्कूल से लौटने पर टिप्पणी की, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? उन्हें पता है कि मैं गोद ली गई हूं और मैं सड़कों पर बच्चों की देखभाल करती थी। कुछ लोग पूछते हैं कि झुग्गी में रहना कैसा था। प्रिया को पूर्वाग्रहपूर्ण रवैये पर गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने इसे अंजलि के लिए एक सबक में बदलने की कोशिश की। अंजलि, तुम्हारी एक कहानी है जो शर्म की नहीं, गर्व की वजह होनी चाहिए। 10 साल के कितने बच्चों में वह हिम्मत और प्यार होगा जो तुमने किया, लेकिन वे ऐसे बात करते हैं जैसे मैं एक बेचारी हूं। तुम जानती हो, जैसे मैं उनसे कम हूं। राजेश, जिन्होंने बातचीत सुनी थी, उनसे जुड़ गए। अंजलि, जो लोग दूसरों को उनकी उत्पत्ति या अतीत के लिए आंकते हैं, वे अंदर से छोटे लोग होते हैं। तुम उन महिलाओं में से किसी से भी ज्यादा मजबूत और बहादुर हो। समय के साथ अंजलि ने नई सामाजिक वर्ग के कुछ लोगों के सूक्ष्म लेकिन लगातार पूर्वाग्रह से निपटना सीखा। उन्होंने अपने मूल्य में एक शांत आत्मविश्वास विकसित किया, यह जानते हुए कि उन्होंने ऐसी चुनौतियों का सामना किया था जिनकी ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जुड़वां बच्चे अपनी ओर से जीवन के नए स्तर के लिए अधिक आसानी से अनुकूलित हो गए। वे निजी स्कूल जाते थे, तैराकी की कक्षाएं लेते थे, उनके पास गुणवत्ता वाले खिलौने थे, लेकिन उन्होंने हमेशा उन साधारण चीजों के लिए एक विशेष स्नेह दिखाया जो उन्हें समुदाय में अंजलि के साथ के समय की याद दिलाती थी। माँ, क्या तुम आज अंडे की सब्जी के साथ दाल बना सकती हो? कारण कभी कभी पूछता था। यह वह खाना है जो अंजू दीदी हमारे लिए बनाती थी, अर्जुन समझाता था। प्रिया हमेशा अनुरोधों को पूरा करती थी, यह समझते हुए कि वे साधारण व्यंजन उनके बच्चों के लिए महत्वपूर्ण स्नेही यादों का प्रतिनिधित्व करते थे। राजेश ने अपनी छोटी परामर्श कंपनी को सामाजिक जिम्मेदारी पर केंद्रित एक व्यवसाय में बदल दिया। उन्होंने अंजलि के साथ अनुभव से प्रेरित होकर और उद्देश्य की एक नई भावना से प्रेरित होकर हाशिए के समुदायों के युवाओं को काम पर रखना शुरू कर दिया। आपने कंपनी का ध्यान क्यों बदला? एक पुराने ग्राहक ने पूछा। क्योंकि मैंने पाया कि उन जगहों पर प्रतिभा और क्षमता है जहां हमने कभी नहीं खोजा, राजेश ने जवाब दिया। मेरी बड़ी बेटी ने मुझे यह सिखाया। प्रिया, जो वर्षों से अवसाद से जूझ रही थीं, ने विस्तारित परिवार की देखभाल में नई ऊर्जा पाई। उन्होंने नौकरशाही की समस्याओं से अलग हुए परिवारों का समर्थन करने वाली परियोजनाओं में स्वयं सेवा करना शुरू कर दिया। अपने अनुभव का उपयोग अन्य माता पिता की मदद के लिए किया। पुनर्मिलन के 2 साल बाद परिवार को एक अप्रत्याशित खबर मिली। सरला देवी के पूर्व ड्राइवर गोपाल को एक अन्य शहर में गोद लेने के दस्तावेजों के जालसाजी के एक जाल में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह वही कर रहा था जो उसने आपके साथ किया था, वकील ने एक बैठक के दौरान समझाया। कई अन्य परिवार प्रभावित हुए। राजेश और प्रिया ने प्रक्रिया में गवाही देने का फैसला किया, दोनों न्याय पाने के लिए और अन्य माता पिता को उस दुख से गुजरने से रोकने के लिए जिसका उन्होंने सामना किया था। सुनवाई के दौरान अंजलि ने अपनी गवाही देने के लिए कहा। न्यायाधीश, क्या मैं कुछ कह सकती हूं? उसने अपनी पहल से सभी को हैरान करते हुए पूछा। हाँ बेटी। वह आदमी, उसने गोपाल की ओर इशारा किया, सोचता था कि वह बच्चों को ट्रक में छोड़कर कचरा फेंक रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह मेरे जीवन के सबसे अच्छे उपहार सौंप रहा था। अंजलि की भावुक गवाही स्थानीय समाचार पत्रों में रिपोर्ट की गई, जिससे वह साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गई। कई परिवार जो समान स्थितियों से गुजरे थे, उन्होंने राजेश और प्रिया से संपर्क किया, जिससे अनियमित पारिवारिक अलगाव के मामलों के लिए एक सहायता नेटवर्क बना। सरला देवी अपने कार्यों के कानूनी परिणामों का सामना करते हुए अपनी बेटी के साथ अंतिम संपर्क करने की कोशिश की। प्रिया, मुझे पता है कि मैं माफी की हकदार नहीं हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि मैं सच में सोचती थी कि मैं सबसे अच्छा कर रही थी। माँ, तुमने हमारे जीवन के 3 साल नष्ट कर दिए, प्रिया ने ठंडेपन से जवाब दिया। तुमने मेरे बच्चों के पहले कदम, पहले शब्द, पहले माँ को चुरा लिया। वह कभी वापस नहीं आएगा। मुझे पता है, लेकिन शायद भविष्य में। तुमने अपना फैसला तब लिया जब तुम्हें लगा कि तुम जानती हो कि हमारे अपने बच्चों के लिए क्या अच्छा है। अब परिणामों के साथ जियो। सरला देवी ने अपनी गोद ली हुई पोती की करुणा के लिए अपील करने की कोशिश की। अंजलि, क्या तुम मेरी अपनी माँ से बात करने में मदद कर सकती हो? अंजलि ने उस महिला को उस परिपक्वता के साथ देखा जो जीवन ने उसे मजबूर किया था। मालकिन, प्रिया अब मेरी माँ है और एक सच्ची माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। आपने उन्हें चोट पहुंचाई, आपने बच्चों को चोट पहुंचाई और आपने मुझे भी चोट पहुंचाने की कोशिश की। हमें अपने परिवार में चोट पहुंचाने वाले लोगों की जरूरत नहीं है।
लड़की की आवाज में ठंडक ने सरला देवी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, अंततः यह समझते हुए कि उन्होंने क्या किया था। पुनर्मिलन की तीसरी वर्षगांठ पर राजेश ने एक विशेष पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने शांति काकी, पुराने समुदाय के पड़ोसियों को जिन्होंने अंजलि की मदद की थी, और कुछ परिवारों को जिन्हें वे पारिवारिक अलगाव सहायता परियोजना के माध्यम से मिले थे, आमंत्रित किया। तुमने इतने सारे लोगों को क्यों आमंत्रित किया? प्रिया ने विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों से भरे घर को देखकर पूछा। क्योंकि हमारा परिवार सिर्फ हम चार नहीं है। हमारा परिवार वे सभी लोग हैं जिन्होंने हमारी मदद की, हमारा समर्थन किया, जो हमारी कहानी का हिस्सा थे। पार्टी के दौरान अर्जुन और करण अब 6 साल के थे। विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ स्वाभाविक रूप से खेल रहे थे। अंजलि 13 साल की उम्र में एक आत्मविश्वासी किशोरी बन गई थी, जो परिवार की सामाजिक परियोजना के माध्यम से कमजोर बच्चों की मदद करती थी। अंजलि, क्या तुम्हें किसी बात का पछतावा है? प्रिया ने अपनी गोद ली हुई बेटी को सभी उम्र के लोगों के साथ स्वाभाविक रूप से बातचीत करते हुए देखकर पूछा। मुझे बच्चों को पहले नहीं ढूंढने का पछतावा है, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। जितना ज्यादा समय मैं उनकी देखभाल करती उतना बेहतर होता। और बाकी के बारे में, कठिन जीवन के बारे में, कठिनाइयों के बारे में नहीं। उन सब ने मुझे यह सिखाया कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। परिवार, प्यार, एक दूसरे की देखभाल करना। बहुत से अमीर लोग हैं जिन्होंने यह कभी नहीं सीखा है। राजेश बातचीत सुनकर अपनी बड़ी बेटी की बुद्धिमत्ता पर अपार गर्व महसूस किया। अंजलि, जब तुम बड़ी होगी तो तुम क्या बनना चाहती हो? मैं उन बच्चों के साथ काम करना चाहती हूं जिन्होंने अपना परिवार खो दिया है, जैसा बच्चों के साथ हुआ था। मैं उन्हें एक सच्चा घर खोजने में मदद करना चाहती हूं। पार्टी के दौरान शांति काकी, जो अब परिवार द्वारा भुगतान किए गए चिकित्सा उपचार के कारण स्थिर स्वास्थ्य में थीं, ने उन पहले महीनों की कहानियां सुनाई जब अंजलि बच्चों की देखभाल करती थी। लोगों, आपको अंदाजा भी नहीं है कि इस बच्ची ने क्या सहा है, उन्होंने प्यार से अंजलि की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं उसे सुबह जल्दी पुनर्चक्रण योग्य सामग्री इकट्ठा करने के लिए जाते हुए देखती थी। बच्चों को नाश्ता देने के लिए दौड़कर वापस आती थी, फिर से काम पर जाती थी, दोपहर का खाना देने के लिए वापस आती थी। और उसने कभी शिकायत नहीं की? मौजूद महिलाओं में से एक ने पूछा। कभी नहीं। इसके विपरीत वह बच्चों के लिए गाती थी, खेल बनाती थी, उन्हें हंसाती थी, तब भी जब वह थकान से मर रही होती थी। राजेश और प्रिया ने भावनात्मक नजर का आदान प्रदान किया, एक बार फिर उस बलिदान के आयाम को समझते हुए जो अंजलि ने किया था। रात में जब सभी मेहमान चले गए तो परिवार दिन के बारे में बात करने के लिए लिविंग रूम में इकट्ठा हुआ। लोगों, यह एक बहुत अच्छी पार्टी थी, करण ने थके हुए लेकिन खुश होकर कहा। और बहुत सारा केक था, अर्जुन ने पूरा किया, जिससे सब हंस पड़े। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हमने यह पार्टी क्यों रखी? राजेश ने पूछा। हमारे परिवार की वर्षगांठ के लिए, अर्जुन ने जवाब दिया। सही है, 3 साल पहले हमारा परिवार अंजू की हिम्मत की वजह से फिर से मिला। पापा, वह कहानी सुनाओ कि अंजू दीदी ने हमें कैसे ढूंढा, करण ने पूछा, जैसा वह हमेशा करता था जब वह अपने जीवन के पहले वर्षों के बारे में सुनना चाहता था। राजेश ने एक बार फिर कहानी सुनाई। हमेशा उस हिस्से पर भावुक हो जाते थे जहां अंजलि ने 2 छोड़े गए बच्चों की देखभाल करने का फैसला किया, तब भी जब वह खुद एक बच्ची थी। इसलिए अंजू हमारी नायिका है, उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जिससे अंजलि शर्म और गर्व से लाल हो गईं। मैं कोई नायिका नहीं हूं, मैंने वही किया जो कोई भी व्यक्ति करता। उसने हमेशा की तरह विरोध किया। हर कोई वह नहीं करता जो तुमने किया, प्रिया ने गंभीरता से कहा। अधिकांश लोग अधिकारियों की तलाश करते या आगे बढ़ जाते। तुम रुक गईं, तुमने जिम्मेदारी ली और तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई। उस रात जुड़वां बच्चों को सुलाने के बाद राजेश और प्रिया ने बात की कि उनका जीवन कैसे बदल गया था। क्या तुम्हें लगता है कि अब हम बेहतर इंसान हैं? प्रिया ने पूछा। निश्चित रूप से। पहले हम एक बुलबुले में रहते थे। हम मानते थे कि पैसा सब कुछ हल कर देता है, कि सामाजिक समस्याएं हमारी जिम्मेदारी नहीं थीं। राजेश ने जवाब दिया। अंजलि ने हमें सिखाया कि प्यार और समर्पण किसी भी भौतिक चीज से ज्यादा मायने रखते हैं, और उन्होंने हमें सिखाया कि परिवार सिर्फ खून नहीं है, यह वह है जो रहने का चुनाव करता है, जो देखभाल करने का चुनाव करता है, जो प्यार करने का चुनाव करता है। पुनर्मिलन के 4थे वर्ष में परिवार ने एक नई चुनौती का सामना किया। अंजलि अब 14 साल की थी, अपने जैविक मूल के बारे में जानने में रुचि दिखाने लगी। प्रिया, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं यह जानने की कोशिश करूं कि मेरे असली माता पिता कौन थे? उसने एक दोपहर पूछा।
अंजलि, हम अब तुम्हारा असली परिवार हैं, लेकिन अगर तुम अपनी कहानी जानना चाहती हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। यह है कि मुझे कभी कभी जिज्ञासा होती है, तुम जानती हो मैं कहां से आई, मैं अकेली क्यों थी। राजेश बातचीत में शामिल हुए, अंजलि के लिए उस क्षण के महत्व को समझते हुए। अंजलि, तुम्हें अपनी उत्पत्ति जानने का पूरा अधिकार है, इससे हमारे बीच कुछ नहीं बदलता। अंजलि के मूल की खोज ने एक दुखद लेकिन स्पष्ट कहानी का खुलासा किया। उसे एक किशोर मां ने एक बच्चे के रूप में छोड़ दिया था, जिसके पास उसे पालने की स्थिति नहीं थी। दादी मां ने 8 साल की उम्र तक उसकी देखभाल की थी, जब उनकी मृत्यु हो गई, जिससे अंजलि दुनिया में अकेली रह गई। तो मैं सच में हमेशा अकेली थी। अंजलि ने अपनी कहानी खोजने के बाद टिप्पणी की, नहीं बेटी, तुम कभी अकेली नहीं थी। तुम्हारी दादी ने तुम्हें प्यार किया और अब हम तुम्हें प्यार करते हैं। प्रिया ने उसे गले लगाते हुए कहा, और तुम फिर कभी अकेली नहीं रहोगी। राजेश ने पूरा किया। अपनी उत्पत्ति की खोज ने अंजलि को शांति दी, जो अंततः अपनी व्यक्तिगत कहानी को समझ सकी और उस परिवार को और भी अधिक महत्व दे सकी जिसे उसने बनाया था। हाई स्कूल के दौरान अंजलि अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, खासकर सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान से संबंधित विषयों में। उनके शिक्षकों ने अक्सर उनकी भावनात्मक परिपक्वता और नेतृत्व क्षमता पर टिप्पणी की। अंजलि में लोगों के साथ काम करने की अविश्वसनीय क्षमता है। शैक्षिक काउंसलर ने एक अभिभावक बैठक में टिप्पणी की, वह अपनी उम्र से बहुत ऊपर सहानुभूति और ज्ञान दिखाती है। वह अनुभवों से गुजरी है जिसने उस परिपक्वता को मजबूर किया, प्रिया ने समझाया। और अब वह उन अनुभवों का उपयोग अन्य लोगों की मदद के लिए करना चाहती है, राजेश ने गर्व से पूरा किया। जुड़वां बच्चे अब 9 साल के थे, आत्मविश्वासी और स्नेही बच्चे बन गए थे। उन्होंने अंजलि के साथ विशेष बंधन बनाए रखा, लेकिन राजेश और प्रिया के साथ भी स्वस्थ और सामान्य संबंध थे। अर्जुन ने खेलों में रुचि विकसित की, खासकर फुटबॉल में, और अन्य बच्चों का नेतृत्व करने के लिए प्राकृतिक प्रतिभा दिखाई। करण अधिक अंतर्मुखी था, उसे पढ़ना और चित्र बनाना पसंद था और उसने कलात्मक संवेदनशीलता दिखाई। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बच्चों की मदद करना चाहता हूं, जैसे अंजू दीदी करती है, करण ने एक दोपहर कहा। और मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूं और गरीब बच्चों को पैसे देना चाहता हूं, अर्जुन ने पूरा किया। प्रिया मुस्कुराई यह देखकर कि परिवार के मूल्य स्वाभाविक रूप से बच्चों को हस्तांतरित हो रहे थे। पुनर्मिलन की 5वीं वर्षगांठ पर राजेश ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने परामर्श कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच दी और पैसे का इस्तेमाल पारिवारिक पुनर्मिलन पर केंद्रित एक गैर लाभकारी संगठन बनाने के लिए किया। तुमने ऐसा क्यों किया? प्रिया ने अपने पति के कठोर फैसले से हैरान होकर पूछा। क्योंकि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य पता चला। कितने परिवार उसी चीज से गुजर रहे हैं जिससे हम गुजरे। कितने बच्चे सिस्टम में खो गए हैं। कितनी अंजलि हैं जो बच्चों की देखभाल कर रही हैं क्योंकि वयस्कों ने विफल कर दिया। फैसले से परिवार के लिए वित्तीय परिवर्तन आए, लेकिन सभी ने राजेश का समर्थन किया। अंजलि विशेष रूप से यह जानकर भावुक हो गईं कि उनकी कहानी ने एक पूरे संगठन को प्रेरित किया था। राजेश अंकल, क्या इसका मतलब है कि और परिवार मिलेंगे? उसने पूछा। इसका मतलब है कि हम अन्य परिवारों को अलगाव के 3 साल से नहीं गुजरने में मदद करने की कोशिश करेंगे जिससे हम गुजरे थे। संगठन तेजी से बढ़ा। नौकरशाही, अनियमित दस्तावेजीकरण और यहां तक कि दुर्भावनापूर्ण रिश्तेदारों द्वारा प्रशासनिक अपहरण के कारण पारिवारिक अलगाव के मामलों को संबोधित करता रहा। प्रिया संगठन की मनोवैज्ञानिक देखभाल निदेशक बन गईं। उन माता पिता की मदद करने में विशेषज्ञता हासिल की जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था, और उन बच्चों की जो अपने परिवारों से अलग हो गए थे। अंजलि ने सप्ताहांत में स्वयंसेवा करना शुरू कर दिया, भले ही वह अभी भी एक किशोरी थी। उनका अद्वितीय अनुभव उन्हें ट्रॉमेटाइज बच्चों के साथ बात करने में विशेष रूप से प्रभावी बनाता था। अंजलि में उन बच्चों का विश्वास जीतने का एक विशेष उपहार है जो वयस्कों पर अविश्वास करते हैं। प्रिया ने एक टीम की बैठक के दौरान टिप्पणी की। यह इसलिए है क्योंकि वह समझती है कि वे क्या महसूस कर रहे हैं, वह इससे गुजरी है। उन स्वयंसेवी सत्रों में से एक के दौरान अंजलि 8 साल की एक लड़की से मिली जिसे जुड़वां बच्चों के साथ हुई नौकरशाही की गलतफहमी के समान। एक नौकरशाही गलतफहमी के कारण उसके माता पिता से अलग कर दिया गया था। तुम अपने भाइयों की देखभाल अकेले कैसे कर पाई? लड़की वलेरिया ने पूछा। क्योंकि मैं उन्हें किसी भी कठिनाई से ज्यादा प्यार करती थी, अंजलि ने बस जवाब दिया। और तुम्हारे असली माता पिता दिखाई दिए? हाँ, वे दिखाई दिए, और अब हम एक और भी बड़ा और मजबूत परिवार हैं। वलेरिया ने नई उम्मीद के साथ अंजलि की ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे माता पिता भी मुझे ढूंढ लेंगे?
मुझे यकीन है, और जब तक वे आते हैं हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। वलेरिया जैसे मामले परिवार के जीवन में दिनचर्या बन गए। उनका घर अक्सर अस्थायी रूप से अपने परिवारों से अलग हुए बच्चों की मेजबानी करता था, जो कमजोर स्थिति वाले नाबालिगों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया था। जुड़वां बच्चे अपने माता पिता के स्थान और ध्यान को अन्य जरूरतमंद बच्चों के साथ साझा करने के आदी हो गए, स्वाभाविक रूप से एकजुटता और करुणा की भावना विकसित कर रहे थे। अर्जुन, करण, क्या तुम्हें घर पर हमेशा दूसरे बच्चों का होना बुरा नहीं लगता? राजेश ने एक रात पूछा। हमें अच्छा लगता है, करण ने जवाब दिया। हमेशा किसी के साथ खेलने के लिए होना मजेदार है, और अंजू दीदी खुश होती है जब वह दूसरे बच्चों की मदद करती है। अर्जुन ने पूरा किया। राजेश के संगठन ने अपने संचालन के पहले वर्ष में 40 परिवारों को फिर से एकजुट करने में सफलता प्राप्त करने पर राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की। उन्हें विश्वविद्यालयों और सामाजिक नीति कार्यक्रमों में सम्मेलन देने के लिए आमंत्रित किया गया था। राजेश, आप पारिवारिक पुनर्मिलन में एक विशेषज्ञ बन गए हैं, एक पत्रकार ने एक साक्षात्कार के दौरान टिप्पणी की। वास्तव में मेरी बेटी अंजलि असली विशेषज्ञ है। उसने मुझे वह सब कुछ सिखाया जो मैं एक परिवार के साथ हार न मानने के बारे में जानता हूं। साक्षात्कार के दौरान राजेश ने सार्वजनिक रूप से जुड़वां बच्चों को खोजने की कहानी सुनाई, जिससे अंजलि बाल अधिकारों के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती बन गई। कई विश्वविद्यालयों ने अंजलि को छात्रवृत्ति की पेशकश की, जो उनकी कहानी और उनके स्वयंसेवी काम से प्रभावित थे। उन्होंने बाल विकास में विशेषज्ञता के साथ मनोविज्ञान को चुना। मनोविज्ञान क्यों? विश्वविद्यालय के साक्षात्कारकर्ता ने पूछा। क्योंकि मैं समझना चाहती हूं कि बच्चों को सदमे से उबरने में कैसे मदद की जाए। मैं चाहती हूं कि वे जानें कि बुरी चीजों से गुजरने के बाद भी खुश रहना संभव है। विश्वविद्यालय के दौरान अंजलि परिवार के साथ रहना जारी रखा और संगठन में काम किया। उनकी दिनचर्या में सुबह की कक्षाएं, दोपहर में स्वयंसेवी काम और रात में उनके छोटे भाइयों के साथ समय शामिल था। जुड़वां बच्चे अब 12 साल के थे, संतुलित और जिम्मेदार किशोर बन गए थे। उन्होंने संगठन में सक्रिय रूप से मदद की, खासकर छोटे बच्चों के साथ मनोरंजक गतिविधियों में। अंजलि, क्या तुम्हें लगता है कि हम उन सब से गुजरने के कारण बेहतर इंसान बन गए हैं? करण ने एक दोपहर पूछा। मुझे लगता है कि हम कठिनाइयों से गुजरे हैं, जिन्होंने हमें सिखाया है कि जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, उन्होंने जवाब दिया। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? परिवार। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह खून का परिवार है या चुना हुआ परिवार। जो मायने रखता है वह है ऐसे लोग होना जो तुम्हें सच में प्यार करते हैं और जिन्हें तुम भी प्यार करते हो। प्रिय श्रोता, यदि आप कहानी का आनंद ले रहे हैं तो लाइक करना न भूलें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमें, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, बहुत मदद करता है। जारी रखते हुए, पुनर्मिलन के 6ठे वर्ष में परिवार को एक अप्रत्याशित खबर मिली। एक खोजी पत्रकार ने अनियमित गोद लेने के एक बहुत बड़े नेटवर्क का पता लगाया था, जिसका उनका मामला केवल एक छोटा सा हिस्सा था। राजेश, तुम्हें यह देखने की जरूरत है, प्रिया ने उन्हें अखबार में रिपोर्ट दिखाते हुए कहा। जांच से पता चला कि सरला देवी द्वारा उपयोग किए गए तरीकों के समान तरीकों से दर्जनों परिवारों को अलग कर दिया गया था। कई बच्चे अभी भी सिस्टम में खोए हुए थे और कई माता पिता अभी भी लापता बच्चों की तलाश कर रहे थे। इसका मतलब है कि हम बहुत सारे परिवारों की मदद कर सकते हैं। राजेश ने संगठन के काम का विस्तार करने का अवसर देखते हुए कहा। रिपोर्ट ने संगठन में सैकड़ों नए मामले लाए, लेकिन अन्य संस्थाओं से संसाधन और समर्थन भी लाए। रामिरेज परिवार की कहानी उन माता पिता के लिए आशा का प्रतीक बन गई जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था। अंजलि अब 19 साल की थी और मनोविज्ञान के 3रे वर्ष में थी। ने अपने अंतिम वर्ष की थीसिस अपने परिवारों से अलग हुए बच्चों में लचीलेपन पर करने का फैसला किया। प्रोफेसर, मैं यह अध्ययन करना चाहती हूं कि कुछ बच्चे गंभीर आघात के बाद भी आशा और प्यार करने की क्षमता कैसे बनाए रखते हैं, उन्होंने ट्यूशन के दौरान समझाया। और क्या आपके पास इस विषय के साथ व्यक्तिगत अनुभव है? ट्यूटर ने पूछा। मेरे पास है, और मैं कई अन्य बच्चों से मिली हूं जो समान स्थितियों से गुजरे हैं। अंजलि के शोध में उन दर्जनों बच्चों के साथ साक्षात्कार शामिल थे जिन्हें उनके परिवारों से अलग कर दिया गया था। उन्होंने दिलचस्प पैटर्न खोजे कि कौन से कारक भावनात्मक वसूली में मदद करते हैं। आपने सबसे महत्वपूर्ण क्या खोजा? प्रिया ने थीसिस का मसौदा पढ़ते हुए पूछा। कि कम से कम एक व्यक्ति की उपस्थिति जो बिना शर्त प्यार दिखाता है, वसूली के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पिता, माँ, भाई, दादी, पड़ोसी है। जो मायने रखता है वह है किसी का होना। और तुम्हारे मामले में
वह व्यक्ति कौन था? वे जुड़वां बच्चे थे। अंजलि ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उनकी देखभाल करने से मुझे एक उद्देश्य मिला और मुझे प्यार महसूस हुआ। उन्होंने मुझे उतना ही बचाया जितना मैंने उन्हें बचाया। अंजलि की थीसिस को असाधारण माना गया और एक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित किया गया, जिससे उनके काम को शैक्षणिक मान्यता मिली। मनोविज्ञान में अंजलि के स्नातक समारोह के दौरान पूरा परिवार पहली पंक्ति में मौजूद था। राजेश, प्रिया, जुड़वां बच्चे, शांति काकी, जिन्हें अब मानद दादी माना जाता था, और कई बच्चे जिनकी अंजलि ने वर्षों से मदद की थी। अंजलि राजेश, प्रायोजक ने आवाज दी जब उनकी बारी डिप्लोमा प्राप्त करने की आई। वह गर्मजोशी से तालियां बजाते हुए मंच पर चली गईं, न केवल अपना गौरव बल्कि उन सभी की अपेक्षाओं और सपनों को लेकर जिन्होंने उन पर विश्वास किया था। अपनी पीढ़ी की उत्कृष्ट स्नातक के रूप में अपने भाषण में अंजलि ने परिवार, लचीलेपन और दूसरे अवसरों के बारे में बात की। 10 साल पहले मैं एक सड़क की बच्ची थी जिसे 2 छोड़े गए बच्चे मिले थे। आज मैं एक स्नातक मनोवैज्ञानिक हूं। मेरा एक परिवार है जो मुझसे प्यार करता है और मैं अन्य परिवारों को फिर से मिलने में मदद करने के लिए काम करती हूं। यह तभी संभव हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने विश्वास किया कि हर बच्चा प्यार का हकदार है और हर परिवार दूसरे अवसर का हकदार है। भाषण ने पूरे दर्शकों को भावुक कर दिया, लेकिन विशेष रूप से राजेश और प्रिया को, जो उस बिंदु तक तय किए गए मार्ग को अच्छी तरह से जानते थे। स्नातक होने के बाद अंजलि को आधिकारिक तौर पर राजेश के संगठन द्वारा काम पर रखा गया, जो बच्चों और परिवारों की देखभाल के लिए जिम्मेदार मनोवैज्ञानिक बन गईं। एक पेशेवर के रूप में उनका पहला मामला उनकी अपनी कहानी के लगभग समान था। एक 9 साल की लड़की एक छोटे भाई की देखभाल कर रही थी जब दोनों को छोड़ दिया गया था। तुम अपने भाई की देखभाल अकेले कैसे कर पाई? अंजलि ने पहले सत्र के दौरान पूछा। वह मेरा भाई है, मैं नहीं चाहती थी कि उसे कुछ भी बुरा हो, लड़की ने जवाब दिया, वही शब्द दोहराते हुए जो अंजलि ने वर्षों पहले कहे थे। और क्या तुम कभी थका हुआ महसूस करती हो? हाँ, लेकिन जब वह मुझे देखकर मुस्कुराता है तो मैं अपनी थकान भूल जाती हूँ। अंजलि ने लड़की और उसके भाई के साथ धैर्यपूर्वक काम किया, उन्हें अस्थायी गोद लेने वाले परिवार के जीवन के अनुकूल होने में मदद की, जबकि वे अपने जैविक माता पिता की तलाश कर रहे थे। इस पहले मामले की सफलता ने अंजलि की प्रतिष्ठा को उन बच्चों के साथ काम करने में विशेषज्ञ के रूप में स्थापित किया, जिन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए समय से पहले जिम्मेदारियां संभाली थीं। जुड़वां बच्चे अब 15 साल के थे, सामाजिक रूप से जागरूक किशोर बन गए थे। अर्जुन स्कूल फुटबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन उसने परिवार के संगठन के लिए धन उगाहने वाले अभियानों को बढ़ावा देने के लिए अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल किया। करण ने दृश्य कलाओं के लिए प्रतिभा विकसित की और संगठन के लिए ग्राफिक सामग्री बनाई, जिसमें पोस्टर और सूचनात्मक पुस्तिकाएं शामिल थीं। माँ, क्या हम स्कूल में पुनर्मिलन परिवारों पर एक कला प्रदर्शनी लगा सकते हैं? करण ने एक दोपहर पूछा। क्या शानदार विचार है, प्रिया ने जवाब दिया। हम तुम्हारी प्रिंसिपल से बात करेंगे। प्रदर्शनी एक सफलता थी, जिसमें संगठन के काम की बदौलत फिर से मिले कई परिवारों की कहानियों को चित्रों और पेंटिंग के माध्यम से दिखाया गया। प्रदर्शनी की प्रतिक्रिया ने अन्य स्कूलों को इसी तरह के प्रस्तुतिकरण का अनुरोध करने के लिए प्रेरित किया, जिससे जुड़वां बच्चे पारिवारिक पुनर्मिलन के कारण के युवा राजदूत बन गए। पुनर्मिलन की 10वीं वर्षगांठ पर परिवार ने एक और भी बड़ा जश्न आयोजित किया। इस बार 200 से अधिक लोग शामिल हुए, जिनमें संगठन के माध्यम से फिर से एकजुट हुए परिवार, सामाजिक क्षेत्र के पेशेवर, स्थानीय अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। 10 साल पहले एक बहादुर लड़की ने मेरे बेटों को बचाया, राजेश ने अपने शुरुआती भाषण में कहा। आज सैकड़ों परिवार एक साथ हैं, क्योंकि उसने हमें सिखाया कि हमें उन लोगों के साथ कभी हार नहीं माननी चाहिए जिनसे हम प्यार करते हैं। अंजलि अब 21 साल की थी और क्षेत्र की सबसे होनहार युवा मनोवैज्ञानिकों में से एक मानी जाती थी, को एक स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया गया था। अंजलि, क्या आप कुछ शब्द कहना चाहेंगी? समारोह के प्रस्तोता ने पूछा। वह मंच पर चली गईं और भीड़ की ओर देखा, उन लोगों के चेहरों को देखते हुए जिनकी जिंदगी उनकी कहानी से छू ली गई थी। 10 साल पहले मैं सोचती थी कि मैं 2 बच्चों को बचा रही हूं। वास्तव में वे थे जिन्होंने मुझे बचाया। उन्होंने मुझे एक परिवार, एक उद्देश्य दिया और मुझे सिखाया कि प्यार सबसे शक्तिशाली शक्ति है जो मौजूद है। भाषण को कई बार भावुक तालियों से बाधित किया गया। दर्शकों में सैकड़ों लोग अपनी अलगाव और पुनर्मिलन की यात्रा को याद करते हुए रो रहे थे। आज मैं एक नई घोषणा करना चाहती हूं, अंजलि ने जारी रखा। हम आशा प्रिया फाउंडेशन बना रहे हैं, जो संघर्षों, प्राकृतिक आपदाओं
और कमजोरी की स्थितियों से अलग हुए परिवारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से एकजुट करने के लिए काम करेगा। घोषणा ने राजेश और प्रिया को भी हैरान कर दिया, जो अपनी बेटी की योजनाओं के बारे में नहीं जानते थे। दर्शकों में तालियों की गड़गड़ाहट कई मिनटों तक चली। घटना के बाद कई देशों के पत्रकारों ने अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन की योजनाओं के बारे में अंजलि का साक्षात्कार लिया। डॉक्टर अंजलि, आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम का विस्तार करने का फैसला क्यों किया? क्योंकि पारिवारिक अलगाव एक वैश्विक समस्या है। हर महाद्वीप पर खोए हुए बच्चे और नष्ट हुए परिवार हैं। अगर हमारे तरीके मदद कर सकते हैं तो हमारी उन्हें साझा करने की जिम्मेदारी है। और आपकी बेटी आशा प्रिया कैसा महसूस करती है, जो फाउंडेशन के नाम की प्रेरणा है? आशा अभी बहुत छोटी है इसे पूरी तरह से समझने के लिए, लेकिन वह यह जानते हुए बड़ी होती है कि अच्छा करना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मुझे उम्मीद है कि वह एक दिन इतने महत्वपूर्ण कारण के लिए अपना नाम देने पर गर्व महसूस करेगी। आशा प्रिया फाउंडेशन को आधिकारिक तौर पर 6 महीने बाद लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्यालय भारत में था और 10 देशों में कार्यालय थे। अंजलि अंतर्राष्ट्रीय निदेशक बन गईं। पारिवारिक पुनर्मिलन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए दुनिया भर में यात्रा कर रही थीं। अफ्रीका की यात्रा के दौरान वह 11 साल की अमारा से मिलीं, जो अपने 4 छोटे भाइयों की देखभाल कर रही थी जब उनके माता पिता एक नागरिक संघर्ष के दौरान गायब हो गए थे। तुम उन सबकी देखभाल अकेले कैसे कर पाती हो? अंजलि ने अनुवादक के माध्यम से पूछा। वे मेरा परिवार हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी होगी, अमारा ने जवाब दिया। लगभग वही शब्द इस्तेमाल किए जो अंजलि ने 21 साल पहले किए थे। अमारा के साथ काम करने से अंजलि को तीव्र यादें आईं। उन्होंने उसमें 10 साल की खुद को देखा, एक छोटी लड़की जो शुद्ध प्यार के लिए भारी जिम्मेदारियां संभाल रही थी। अमारा, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम्हें यह सब अकेले नहीं उठाना चाहिए, अंजलि ने कहा। लेकिन अगर मैं उनकी देखभाल नहीं करती तो कौन करेगा? लड़की ने पूछा। सवाल अंजलि के दिल में गूंज उठा, उन्हें अपने डर और असुरक्षाओं की याद दिलाते हुए जब उन्होंने जुड़वां बच्चों की देखभाल करने का फैसला किया था। अमारा के साथ काम करने से उसे और उसके भाइयों को उन रिश्तेदारों के साथ फिर से एकजुट किया गया जिन्हें मृत मान लिया गया था, लेकिन वे 200 किलोमीटर दूर एक शरणार्थी शिविर में जिंदा थे। अंजलि दीदी, तुम वह परी थी जो हमारे परिवार को वापस लाई, अमारा ने पुनर्मिलन के दिन कहा। अमारा, तुम मेरे यहाँ आने से बहुत पहले अपने परिवार की परी थी, अंजलि ने भावुक होकर जवाब दिया। अमारा, जैसे मामले बढ़ते गए, जैसे जैसे फाउंडेशन ने अपनी गतिविधियों का विस्तार किया, 5 वर्षों में 15 देशों में 2000 से अधिक परिवारों को फिर से एकजुट किया गया। आशा प्रिया अब 10 साल की थी, वही उम्र जो अंजलि की थी जब सब कुछ शुरू हुआ था। अपनी माँ के काम में रुचि दिखाने लगी। माँ, दुनिया में इतने सारे बच्चे क्यों खो जाते हैं? कभी कभी बुरी चीजें होती हैं जो परिवारों को अलग कर देती हैं। मेरी प्यारी, युद्ध, गरीबी, बुरे लोग जो गलत काम करते हैं, और तुम उन परिवारों को फिर से मिलने में मदद करती हो। हाँ, हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि हर बच्चे का एक परिवार हो जो उससे प्यार करे। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या मैं तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ? अंजलि मुस्कुराई, अपनी बेटी में वही संवेदनशीलता देखते हुए जिसने उनके अपने जीवन का मार्गदर्शन किया था। अगर तुम यही चाहती हो तो जरूर, लेकिन तुम कुछ भी चुन सकती हो जो तुम्हें खुश करे। मुझे लगता है कि परिवारों की देखभाल करना हमें खुश करता है। हमारे परिवार में हर कोई यही करता है। आशा प्रिया की गहरी समझ ने अंजलि को इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर किया कि कैसे जीवन का उद्देश्य पीढ़ियों से चली आ रही एक पारिवारिक विशेषता बन गया था। पुनर्मिलन की 25वीं वर्षगांठ पर परिवार को संघीय सरकार से एक विशेष सम्मान मिला। पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए अंजलि राजेश पुरस्कार बनाया गया था, जिसे सालाना उस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार में अमर होने पर आपको कैसा महसूस होता है? एक पत्रकार ने समारोह के दौरान पूछा। हमें सम्मानित महसूस होता है, लेकिन जिम्मेदार भी, अंजलि ने जवाब दिया। यह पुरस्कार हमारे बारे में नहीं है, यह इस बात को पहचानने के बारे में है कि परिवारों को फिर से एकजुट करना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो हम समाज के रूप में कर सकते हैं। राजेश अब 62 साल के थे, ने समारोह के दौरान घोषणा की कि वह संगठन के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं ताकि वह अपने पोते पोतियों आशा प्रिया और अर्जुन और करण के बच्चों के लिए पूरी तरह से समर्पित हो सकें। मैंने अपना हिस्सा कर दिया है, अब समय आ गया है कि मेरे बच्चे काम जारी रखें और मेरी पीढ़ी सचेत और स्नेही पोते पोतियों को पालने के लिए समर्पित हो। प्रिया 59 साल की उम्र में
ने भी अर्ध सेवानिवृत्ति की घोषणा की। केवल परियोजनाओं के सामान्य पर्यवेक्षण को बनाए रखा। हमने एक संगठन बनाया है जो अब हम पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब है कि काम तब भी जारी रहेगा जब हम अब यहाँ नहीं होंगे। अर्जुन ने संगठन के कानूनी निदेशक का पद संभाला, करण कार्यकारी निदेशक बन गए और अंजलि ने अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन के निदेशक का पद बनाए रखा। क्या आपको लगता है कि आप काम को उसी स्तर पर बनाए रख पाएंगे? एक रिपोर्टर ने पूछा। हम इसे और भी बेहतर बनाने की उम्मीद करते हैं, अर्जुन ने जवाब दिया। हम बचपन से इस काम को देखते हुए बड़े हुए हैं। यह हमारे डीएनए में है और हमें खुद अनुभव करने का फायदा है कि परिवार से अलग होने और फिर से एकजुट होने का क्या मतलब है। करण ने पूरा किया। पीढ़ीगत संक्रमण सहज और स्वाभाविक था। वे बच्चे जिन्हें एक सड़क की बच्ची ने बचाया था, पारिवारिक पुनर्मिलन में राष्ट्रीय नेता बन गए। आशा प्रिया अब 15 साल की थी। स्कूल की छुट्टियों के दौरान परिवार की परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने विशेष रूप से उन किशोरों के साथ काम करने के लिए प्रतिभा दिखाई जिन्होंने छोटे भाइयों के लिए समय से पहले जिम्मेदारियां संभाली थीं। आशा का उन युवाओं के साथ एक विशेष संबंध है। अंजलि ने एक टीम की बैठक के दौरान देखा। वे उस पर एक तरह से भरोसा करते हैं जो वे वयस्कों पर नहीं करते। शायद यह इसलिए है क्योंकि वह दूसरों की मदद के लिए समर्पित परिवार में बड़े होने के दबाव को समझती है। रोहन ने सुझाव दिया। किशोर देखभाल करने वालों के लिए एक समूह थेरेपी सत्र के दौरान आशा प्रिया ने अपने खुद के अनुभव के बारे में बात की। मैं एक ऐसे परिवार में पली बढ़ी जहां हर कोई दूसरे परिवारों को एक साथ लाने के लिए काम करता है। कभी कभी यह बहुत बोझ होता है क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से लोग हैं जो हमारे काम पर निर्भर करते हैं, लेकिन यह बहुत खास भी है क्योंकि हम हर हफ्ते चमत्कार होते हुए देखते हैं। और क्या आप कभी इतनी सारी समस्याओं से थक नहीं जाते? एक 16 साल के लड़के ने पूछा जो 3 भाइयों की देखभाल करता था। हाँ, हम थक जाते हैं। मेरी माँ कभी कभी रोती है जब कोई मामला ठीक नहीं होता। मेरे चाचा कभी कभी नौकरशाही से निराश हो जाते हैं, लेकिन हम कभी हार नहीं मानते क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरी तरफ परिवार है, एक साथ वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। आशा प्रिया की भावनात्मक परिपक्वता ने टीम के सबसे अनुभवी चिकित्सकों को भी प्रभावित किया। पुनर्मिलन की 30वीं वर्षगांठ पर परिवार ने एक अलग तरह का जश्न आयोजित किया। एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के बजाय उन्होंने उस श्मशान घाट पर एक अंतरंग सभा की जहां सब कुछ शुरू हुआ था। केवल मुख्य परिवार के सदस्य ही मौजूद थे। राजेश और प्रिया, अब 7 पोते पोतियों के दादा दादी, अंजलि और रोहन, आशा प्रिया के साथ जो अब 20 साल की थी और मनोविज्ञान का अध्ययन कर रही थी, अर्जुन और उसकी पत्नी 2 बच्चों के साथ, करण और उसकी पत्नी 3 बच्चों के साथ, और शांति काकी अब 95 साल की थीं, व्हील चेयर पर थीं, लेकिन अभी भी स्पष्ट और स्नेही थीं। 30 साल, राजेश ने उस समाधि को देखते हुए कहा, जो अब केवल एक स्मारक के रूप में कार्य करती थी। किसने कल्पना की होगी? एक बहादुर लड़की ने कल्पना की होगी। प्रिया ने अंजलि को मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने इनमें से कुछ भी कल्पना नहीं की थी। अंजलि ने विरोध किया। मैं बस उन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी और ठीक इसी वजह से सब कुछ ठीक हो गया, अर्जुन ने कहा, जो अब 43 साल का था। तुमने परिणामों के बारे में नहीं सोचा, तुमने बस प्यार किया और तुम प्यार करना जारी रखती हो। करण ने पूरा किया। तुमने हजारों परिवारों को बचाया है, लेकिन तुम अभी भी हर मामले को पहले जैसा मानती हो। आशा प्रिया, जिसने मनोविज्ञान में अपनी मां के कदमों का पालन करना चुना था, लेकिन बाल आघात में विशेषज्ञता के साथ ने नई पीढ़ी के अपने परिप्रेक्ष्य को जोड़ा। दादा राजेश, दादी प्रिया, क्या आपको लगता है कि हमारे परिवार ने दुनिया को बदल दिया या दुनिया ने हमारे परिवार को बदल दिया? राजेश और प्रिया ने अपनी पोती के गहरे सवाल पर विचार करते हुए एक दूसरे को देखा। मुझे लगता है कि यह पारस्परिक था, प्रिया ने जवाब दिया। हमने दुनिया में कुछ चीजें बदली, लेकिन दुनिया ने निश्चित रूप से हमें बदल दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राजेश ने जोड़ा, यह है कि वे परिवर्तन अभी भी हो रहे हैं। तुम नई पीढ़ी को उन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, और तुम्हें नए समाधानों का आविष्कार करना होगा, लेकिन हमेशा उसी मूल सिद्धांत के साथ, अंजलि ने कहा। एक परिवार के साथ कभी हार मत मानो, कभी स्वीकार मत करो कि एक बच्चा अकेला रहता है। हमेशा विश्वास करो कि प्यार एक रास्ता ढूंढता है। शांति काकी, जो बातचीत के दौरान चुप रही थीं, ने बोलने के लिए कहा, क्या मैं कुछ कह सकती हूं? मेरे परिवार? जरूर, शांति दादी, सबने एक साथ जवाब दिया। मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने बहुत सारी बुरी चीजें और बहुत सारी अच्छी चीजें देखी हैं, लेकिन मैंने इस परिवार में मौजूद प्यार के बराबर कुछ नहीं देखा है। तुमने एक त्रासदी ली और उसे एक आशीर्वाद में बदल दिया। तुमने दर्द लिया
और उसे उपचार में बदल दिया। तुमने अलगाव लिया और उसे मिलन में बदल दिया। बूढ़ी औरत की आवाज भावना से कांप गई। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि तुमने कभी भी दूसरे लोगों को वही परिवर्तन करने में मदद करना बंद नहीं किया। तुमने खुशी को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, तुमने इसे पूरी दुनिया के साथ साझा किया। उस पारिवारिक घेरे में कोई आंख सूखी नहीं थी। 30 साल की यात्रा, संघर्ष, जीत, विकास, प्यार, एक महिला के सरल लेकिन गहरे ज्ञान में संक्षेप में थे, जो शुरू से ही सब कुछ की गवाह थीं। शांति दादी, बच्चों के छोटे होने पर उनकी देखभाल में मदद करने के लिए धन्यवाद। अंजलि ने बूढ़ी औरत का झुर्रीदार हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्ची, मुझे एक परिवार देने के लिए धन्यवाद। मैं सिर्फ एक अकेली बूढ़ी औरत थी। अब मेरे बच्चे, पोते, पोतियां, परपोते परपोतियां हैं। मेरा एक बड़ा परिवार है जो मुझसे प्यार करता है। हम आपसे प्यार करते हैं दादी। आशा प्रिया ने अपनी गोद ली हुई परदादी के माथे को चूमते हुए कहा। जैसे ही श्मशान घाट पर सूरज डूब रहा था, परिवार वहां रहा, शोक में नहीं बल्कि कृतज्ञता में। उस यात्रा के लिए कृतज्ञता जो उन्होंने एक साथ की थी, उन चुनौतियों के लिए जिन्होंने उन्हें मजबूत बनाया, उन खुशी के पलों के लिए जो उन्होंने साझा किए, और उस निश्चितता के लिए कि वह प्यार जिसने उन्हें एकजुट किया अगली पीढ़ियों के माध्यम से गुणा होता रहेगा। कहानी का अंत। और तो प्रिय श्रोता, प्यार, नुकसान और पुनर्मिलन की यह अविश्वसनीय यात्रा आपको कैसी लगी? आप कैसा महसूस करेंगे अगर आप अंजलि होते, इतनी कम उम्र में इतनी जिम्मेदारी लेते, या अगर आप राजेश और प्रिया होते, यह जानकर कि आपको आपके अपने परिवार के किसी व्यक्ति ने धोखा दिया था? हमें टिप्पणियों में अपनी राय बताएं। आपकी ईमानदारी हमें हमेशा छूती है। क्या आपको लगता है कि प्रिया का अपनी ही मां को माफ करना सही फैसला था? यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे द्वारा आपके लिए विशेष रूप से तैयार की गई अन्य भावनात्मक कहानियों को न चूकें। आपका साथ हमारे लिए सब कुछ मायने रखता है।